तो उन कुछ बच्चों का रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो लिंक है नेक्स्ट क्लास से आपको इकाई टैब पर ही नोटिफिकेशन आएगा। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया तो वो प्लीज डाउनलोड कर लें और अपना यूजर नेम जो है वो मुझे इनबॉक्स में सेंड कर दें, ताकि आप लोगों को मैं रजिस्टर्ड कर दूं कैल्विन से। और कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लेना, बट कुछ भी गलत मत करना। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए क्लास। और सर पहले स्क्रीन प्रेजेंट कर देना। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही अभी? हाँ, ये जो है विजिबल है सभी के लिए बेटा अभी? यस। तो आज देखो, आज फर्स्ट डे है। नहीं सर, अभी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। स्क्रीन प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा अभी? फिर इसका मतलब किसी ने भी और स्टूडेंट ने भी कर रखा है। मेरी तरफ से तो प्रेजेंट नहीं हो सर रहा है। अभी नहीं सर, अभी यहाँ अभी जिस बच्चे ने किया था उसने हटा लिया है। आप एक बार दोबारा कीजिए, बैक करके आप दोबारा कीजिए। ठीक है। अब आ रहा है स्क्रीन मैडम? यस सर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो टॉपिक होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक चैप्टर होगा। तो आपके लिए दोनों जगह इसका बेनिफिट है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो स्टार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स करेंगे, मतलब मेनली हम ये पढ़ेंगे कि किस टाइप से प्रॉब्लम हमें वो अपना कंटेंट तैयार करना है और उसकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो फर्स्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन करना है टॉपिक का। इंट्रो के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ एन एटम। जो आज हम एक एटम देखते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट एटम? कंपोजिशन ऑफ एन एटम। कंपोजिशन ऑफ एन एटम, जो आज हम एटम देखते हैं, उस किसी भी मटेरियल का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो एटम है। और एटम को स्फेरिकल एज्यूम किया गया है बेटा, स्फेरिकल। तो एक एटम स्फेरिकल है और उसका साइज जो है, साइज ऑफ एटम वो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। साइज ऑर्डर मतलब आगे थोड़ा बहुत हर किसी के एटम में थोड़ा बहुत वैल्यू फर्क हो सकता है, लेकिन ऑर्डर इतना ही रहेगा, 10⁻⁻10 मीटर। मतलब साइज बोल सकते हो, रेडियस बोल सकते हो, ऑर्डर बोल सकते हो। और इसके अंदर जो होता है एक बहुत ही स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस रहता है, उसको भी स्फेरिकल एज्यूम किया गया है। तो सेकेंडली आपको जो लर्न करना है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस करना है। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है बेटा वो है और साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है। 10⁻⁻10 मीटर को ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो, बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू द 1 एंगस्ट्रॉम। एंड जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है, एंड इट्स ऑर्डर इज 10⁻⁻15 मीटर। एंड 10⁻⁻15 मीन कि आप इसको 1 फर्मी बोल सकते हो, 1 फर्मी। तो आपका पहला क्वेश्चन ही बेटा यहीं से स्टार्ट हो गया कि एक एटम का साइज क्या लेना है या उसका आपका वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3πr³ वाले फार्मूले से निकाल सकते हो। तो उसमें रेडियस जो लेना है, ऑर्डर जो लेना है, साइज जो लेना है एटम का, वो आपने लेना है 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस का साइज लेना है वो आपने लेना है साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। अब इसमें जो आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, इसमें इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। जो आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होंगे, तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब फंडामेंटल पार्टिकल लेने हैं तो आप लेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप जानते होंगे पहले से, कुछ ऐसी होंगी जानते होंगे लेकिन ज्यादा सोचा नहीं होगा, और कुछ हो सकता है नहीं भी हो हमारे लिए।
तो जो न्यूक्लियस जो होता है बेटा, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर की साइड कि वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बाहर की साइड जो होंगे पार्टिकल वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों को मिला के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। वैसे तो बहुत सारे होते हैं जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर अदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन वी आर आस्किंग अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल। अगर फंडामेंटल केमिस्ट्री में हमें फंडामेंटल से रिलेशन है, हमें बाकी न्यूक्लियर पार्टिकल से मतलब नहीं है, जैसा फिजिक्स में करते हैं। जो हमें रिक्वायरमेंट होगा वही चीज हम लेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अगर आपसे बेटा ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से एटम के, देन यू कैन गिव ओनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बताएंगे। और जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस होता है, कई बार एक कंफ्यूजिंग सा पॉइंट आता है, न्यूक्लियस को एक्चुअली हम नोडल पॉइंट बोलेंगे, न्यूक्लियॉन नहीं बोलेंगे, नोडल पॉइंट। अगर वो नोडल पॉइंट वर्ड यूज कर रहा है, इट मीन ही इज आस्किंग अबाउट द न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं आपके, कि न्यूक्लियॉन में जो आपके न्यूक्लियॉन और इलेक्ट्रॉन है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल है, वो फंडामेंटल पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अब हमें इनकी इंफॉर्मेशन कैसे याद करनी है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। मतलब एक तो हो सकता है हमने याद की हुई हो, वो दैट इज द अनदर थिंग, और एक हमें और किस तरीके से याद रखना है चीजों को, वो हमने देखना है। देखो फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट्स जो करोगे आप, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे ई से, ई। और यहां पर इसका जो है, या नीचे की साइज जगह पे, या हम चार्ज लेंगे, ऊपर मास लेंगे। वैसे देखो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ई है, चलो मैं पहले जो आप जानते हो वो बता देता हूं। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, देन आप बोलोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मैं आपसे पूछूंगा इसको एमई लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो। मैं पूछूंगा चार्ज को क्यू से लिखते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप बोलेंगे सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -19 कूलम ये तो हम जानते हैं, और नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज लिया जाता है। बट नाउ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे काम आने वाली चीजें हैं, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी काम आएंगी, ये वाला जो मास है बेटा, ये जो मास देख रहे हो आप 10⁻⁻31, बहुत ही कम मास है। इस मास को हम एज ए प्रोटोन, कंपेयर टू प्रोटोन, ये जो है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटोन और अदर पार्टिकल, प्रोटोन और एटम एटसेट्रा। तो एटम या प्रोटोन के कंपैरिजन में ये मास बड़ा नेग्लिजिबल होता है। दैट्स वाई जब हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहां मास लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास यहां लिखेंगे तो हम 0 लिखेंगे। 0 का मतलब 0 नहीं है, एक्चुअली क्या है कि दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में हम बात करते हैं कि ये वाला जो मास है, वैल्यू तो इतनी है, बस इस मास को अप्रोक्स 0 मतलब एज कंपेयर टू प्रोटोन और एटम के कंपेयर टू, मॉलिक्यूल के कंपेयर टू बहुत कम है। दैट्स वाई हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन 0 देंगे। यही रीजन होता है कि हम 0 लिखते हैं। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है कि दूसरों के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। और जो बेटा दूसरी चीज ये देखो, ये मैंने एक चीज आपकी और लिखी है यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो याद है आपको, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें जो याद करना है वो ये याद करना है कि ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम एसआई यूनिट है। अगर मैं इसका सीजीएस यूनिट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नेगेटिव में चार्ज रहेगा, 4.8 10⁻⁻10 ESU। वेरी सिंपल। कोई भी आप यूनिट देखते हो, जैसे मान लो आप मास की बात करते हो, तो मास की बात करते हो, देन क्या कहते हो आप, यू से दैट मास इन किलोग्राम और मास इन ग्राम। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ओनली इन द यूनिट। और सीजीएस और एमकेएस में बड़ा वाला यूनिट किलोग्राम हो गया, छोटा वाला यूनिट ग्राम हो गया। सेम यही बात यहाँ पर है बेटा। जो एसआई यूनिट होता है वो एसआई यूनिट कूलम होता है चार्ज के लिए, लेकिन उसी का अगर छोटा यूनिट करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कर सकते हो। यू कैन गिव ES यूनिट, ESU यूनिट इज CGS यूनिट। मतलब बात वही है, छोटे यूनिट में इसका यूज आएगा हमारे केमिकल बॉन्डिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब बनाएंगे कंपटीशन की, तो ये यूज नहीं करेंगे हम।
इसका यूज कम होगा, इसका यूज ज्यादा होगा ESU वाले का। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इट्स ओके इन SI यूनिट इन कूलम, ये वैल्यू ठीक है। बट इसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हमें CGS में करना है बेटा, तो आप ये वैल्यू करेंगे 4.8 इंटू 10⁻10 ESU CGS। रीजन आपको क्या करना होगा, यानी कि कन्वर्जन आने चाहिए रीजन के अंदर। तो आप कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्जन क्या आएगा, फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप, 1 कूलम इज इक्वल टू, आज फर्स्ट डे है इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं बुलवा रहा, लेकिन नेक्स्ट में बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा ये चीजें। जैसे 1 कूलम है, जैसे आज पढ़ ली, यही चीज दोबारा पूछनी होगी तो 1 कूलम, तो 1 कूलम इज इक्वल टू आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 10⁻9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। तो 1 कूलम की जगह जब आप ये रखोगे 3 इंटू 10⁻9, तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। और इस वैल्यू को यूनिट चार्ज मान लिया हमने, जो ये वाली वैल्यू है, चाहे ये वाली कहो चाहे ये वाली कहो, इसको हम यूनिट चार्ज भी बोल देते हैं। यूनिट चार्ज, यूनिट मान लेते हैं। अगर यूनिट चार्ज कहीं लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू ये है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉन में यहां पर यूनिट लगा देते हो, 1 लगा देते हो और माइनस में लिख देते हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का अपने आप में, अब ये सारा भूल जाओ आप, आपके कंपटीशन में ये काम आने वाला है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ये है यूनिट चार्ज, चार्ज यूनिट है, यूनिट की वैल्यू ये वाली, और ये जो है 0 का मतलब नेग्लिजिबल मास, ऊपर मास होगा नीचे चार्ज होगा, तो मास जो है वो नेग्लिजिबल, कितना नेग्लिजिबल, फिर भी कितना, तो आप ये वाली वैल्यू करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, बिकॉज अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम, सिंपल एक एटम का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बाद देखो फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो बड़े इजीली आपके क्वेश्चंस जो होने लग जाएंगे। जैसे सेकंड पार्टिकल देखो, फिर अब आप, फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन आर प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को आप लिखते हो P से। अब वापस देखो, इसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो आप जानते हो वो करते हैं, और दूसरा हम उसको कैसे याद रखना है वो बात करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 10⁻⁻20। तो इसके और इसके कंपैरिजन में देखो कितना 10,000 का फर्क आ गया। तो 10,000 एज कंपेयर टू प्रोटॉन ये छोटा है, ये हल्का है, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन। दैट्स वाई जो इसको अब क्या कह देंगे, जो मास ऑफ प्रोटॉन ये वाला मास है, इसको हमने यूनिट मास ले लिया है, इस वैल्यू को हम यूनिट मास कंसीडर करेंगे। तो यूनिट मास कंसीडर करेंगे, और इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू नेग्लिजिबल है इसलिए 0 लगाया, तो मास ऑफ प्रोटॉन को यूनिट लिख दिया आपने। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यू नो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, तो इसका चार्ज भी तो इक्वल है, तो क्या क्या बोल सकते हो आप, हर एक यूनिट में अलग अलग वैल्यू होगी, तो आप आंसर दे सकते हो फर्स्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और if you want to give in ESU then you can give 4.8 into 10⁻⁻10 ESU, or that's value is equal to unit charge. Now you can compile the complete symbol of protons. P means proton, proton में इधर जो आपका मास है वो भी यूनिट, चार्ज है वो भी यूनिट, so that is the complete symbol of proton, that is the complete symbol of proton. And now third one, electron, proton and neutron. Neutron represented by N. Mass of neutron approx equal to proton, slightly greater 1.673 की बजाय 1.675 into 10⁻⁻27 kilogram. So it's, you can say again, it is the approximate unit mass, approximate unit mass. But charge of neutron, neutron is chargeless, so 0. That's why you can compile a symbol of neutron like this, neutron mass approximate equal to proton. You can say unit mass approximate unit mass, not accurate, and proton charge 0. So now
you can consider these symbol for the fundamental particle electron, proton, neutron. I know you are very cognizant with these information, but now you must read and recite एंड लर्न दीज थिंग्स. जैसे चार्ज प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन का पहले आपने कर रखा होगा, खूब कर रखा होगा, 1.6 10 - 19 कूलम, बट अब ये करना है, याद रखना है, ये एक्स्ट्रा याद करना आपने कंपटीशन के लिए. 4.8 और इस चार्ज को यूनिट चार्ज बोलते हैं, ये याद रखना आपने, यूनिट चार्ज. और प्रोटोन के मास को यूनिट मास बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल बोलते हैं. तो इसका यूज क्या आएगा बेटा, जरा देखो. अब आप एप्लीकेशन करते हैं, आपके क्वेश्चन में कैसे हेल्प मिलेगी जब ये चीजें करोगे आप. सपोज एज एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, क्या बनेगा देखो. जब आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो बेटा आपको पूरा सिंबल याद होगा, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा. जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट सिंबल क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, ऊपर लिखेंगे मास नेग्लिजिबल, नीचे लिखेंगे उसका चार्ज. जैसे ये पूछ लिया मैंने, ये क्या आएगा, तो देखो हम निकालेंगे. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल 0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूनिट चार्ज नेगेटिव में, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास यूनिट मास, और प्रोटॉन का चार्ज यूनिट चार्ज लेकिन प्लस में. अब आप सॉल्यूशन अपने आप निकल गया. देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में देखो 1 + 0, सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन निकालोगे तो ऊपर आ गया 1 + 0, दोनों का सम कर दो तो आ गया 1. और इधर देखो 1 और +1 और -1, ये हो गया 0. तो ऐसी कौन सी ऊपर में फंडामेंटल पार्टिकल बनाई है आपने जिसका जो मास है यूनिट आना चाहिए, चार्ज 0 आना चाहिए, तो न्यूट्रॉन हो गया है. देखो तो आपका आंसर निकल आया न्यूट्रॉन. तो जब एक प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो आपके पास एक न्यूट्रॉन बन जाता है. तो इसका मतलब आप और दूसरे भी इसी तरह के प्रॉब्लम बना सकते हो आप. देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब आपने देना है बेटा उसका आंसर, अब रिप्लाई करना आप. सपोज ये मैंने ले लिया न्यूट्रॉन और इसको यहां कर दिया मैंने प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन कर दिया. तो यहां कौन सा पार्टिकल आएगा, निकालो बेटा जरा. आप क्या आंसर दोगे, अब जब मैं पूछूं तो आप आंसर कर सकते हो बेटा, अनम्यूट करके अपना आंसर दे सकते हो. यहां पूछ लिया भाई यहां क्या पार्टिकल आएगा, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हो तो साथ में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन. 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 आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाएंगे ना, फिर और भी बातें करेंगे हम, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, डिफरेंट थिंग्स करेंगे, लेकिन अभी सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऊपर वाली रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा ही तो लिख दिया मैंने. ये न्यूट्रॉन इधर ले गया तो इधर प्रोटॉन, और यहां जो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन. निकालोगे कैसे, ये देखो निकालो कैसे, ये 1 है तो 1 तो आ गया, तो सम टोटल 1 ही रहना है, तो 1 आ गया, तो इधर 0 आ गया. इधर देखो 0 और इधर है 1 आया हुआ है, तो 1 प्लस में आया है, तो मुझे सम 0 लगाना है तो -1 कर दूंगा. तो ये 0 मतलब नेग्लिजिबल मास, और चार्ज यूनिट चार्ज नेगेटिव किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का. तो आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन. दूसरी थिंग अगर आप देखोगे, फिर नॉलेज क्लाउड में डाल देते हैं. आपने एक चीज और देखी होगी कि आपने बोला अगर इन तीनों के मास कंपेयर करें, बेटा देखो तीनों के मास, एक ये क्वेश्चंस करते हैं, अभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमारे, अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस. सपोज अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन देखूं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा न्यूट्रॉन है, तो ये आएगा ऑर्डर. अब अगर इसका मतलब ये देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में रिलेशन क्या आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है हमारे पास, देखो तो मास ऑफ जब भी प्रोटॉन होगा वो अप्रोक्सीमेट 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा. 1837 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो कितना था हमारे पास, 9.1 × 10⁻⁻31.
अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेट करके देख लो आप। 9.1 को करोगे 1837, 9.1 ये कितना हो गया 1837, 7 9 जा 63, 6 9 3 जा 27, 33 3, 8 9 जा 72 और 3 75, 7 9 ये आ गया। तो ये कितना हो गया 7 5 3 8 11 ये आ गया आपका। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया आपका 167,187 ऐसा आ गया इंटू 10⁻⁻31। अब आपको अगर पॉइंट हटाना है, इधर देखो 1.67 तक लाना था आपको, 1.673 था, यहां तक ला रहे थे हम, तो 1.673 ला रहे थे, तो आप यहां लाना है आपको, तो ये कम हो जाएगा आपका, तो वापस मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा आपका। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। 1837 कैसे लिखा है ये? हाँ बेटा क्लियर आवाज नहीं आया आपका, एक बार दोबारा बोलो। 1837 कहाँ से लिखा है ये? मास प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 कैसे बोला? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ये नीचे प्रूव करके मैं दे रहा हूँ ना, ये रहा। अगर ये 1837 है, ये 1837 को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो यहाँ पर, तो वापस मास ये ऑफ कैसे प्रोटॉन लिखा है? आ गया ना। 1837 कहाँ से लिखा है? ये नहीं आ रहा समझ। हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा। अभी ये कैलकुलेशन करके आपको आगे ध्यान रखना है, याद रखनी है ये चीजें, कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, लेकिन कितना ज्यादा होता है, तो अप्रोक्सीमेट 1837 टाइम्स। तो आप देखो ना 2000 के आसपास जा रहा है, 2000 के आसपास, इसलिए हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल किया था एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर बेटा? और सिमिलरली आप अगर न्यूट्रॉन का मास देखोगे तो वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन से भी थोड़ा सा ज्यादा है, 1.673 की बजाय 1.675 है, ये 1840 टाइम आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका। तो ये इंफॉर्मेशन आपने डायरेक्ट लर्न करनी है, कई जगह काम आ जाएंगी आपको। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये इससे भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1800 अप्रोक्सीमेट 40 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा और मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। इसी टाइप से चार्ज ऑफ देखो इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बट ये चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा होंगे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्योंकि इसका तो चार्ज है ही नहीं, माइनस प्लस नहीं देखना आपने, मैग्नीट्यूड मैथमेटिकल वैल्यू। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो लेना है आपने वो 0 लेना है। अब ऐसा नहीं कह देना कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो माइनस में 1.6 है तो इससे न्यूट्रॉन से कम हो गया, क्योंकि चार्ज जो है वो चार्ज हमारा जो है उसमें हमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज इक्वल होते हैं और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो इनसे ये वैल्यू है, कुछ वैल्यू है, कंसीडर करनी है आपको प्रोटॉन की। क्लियर? जब चार्ज और मास क्लियर हो गए तो बेटा नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन बनने जा रहा है जो कंपटीशन में पूछा जाता है इसी पार्ट से, उसको मैं थोड़ा सा नॉलेज क्लाउड की फॉर्म में बना के बताता हूं आपको। नॉलेज क्लाउड, अल्फा पार्टिकल का नॉलेज लेते हैं पहले। सीधा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जैसा मैंने लिखा है, अल्फा पार्टिकल इज डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, मतलब He2 पॉजिटिव, और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो आपको अल्फा पार्टिकल जो है वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज डाई पॉजिटिव ऑफ हीलियम आयन और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। कैसे? यू नो, हीलियम, हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर लिखते हैं 2, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर होता है 4। और जितने प्रोटॉन होते हैं इसको हम जनरली किससे लिखते हैं आपको पता ही होगा। आप देखो, अब इसमें जा रहे हो फिर भी मैं बेसिक बता देता हूं आपको, इसको ए बोला जाता है। ए मतलब मास नंबर, जो ऊपर लिखते हैं हम, और जो ये नीचे लिखा है इसको लिखा जाता है जेड। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होते हैं और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो ए
और ये होता है Z। और इलेक्ट्रॉन जो होता है अब न्यूट्रल होता है इफ एटम इज न्यूट्रल, तो जितना Z होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अब यहां अगर मैं सिर्फ हीलियम लिख दूं, तो इस हीलियम के केस में देखो प्रोटॉन भी 2 आएंगे और ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे निकलेगा ना, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रल है तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो जो हीलियम था He, वो He2 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर दिए, तो सिर्फ न्यूक्लियस ही तो रह गया। तो ये चीज क्या होगी, सिर्फ ये वाला पार्ट, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, He पॉजिटिव। तो एग्जाम में आता है व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, या दूसरा आंसर दे सकते हो आप, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल में अगर देखोगे तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो मास जो होगा वो तो अप्रोक्सीमेट 2 और 2 4 टाइम्स हो गया, 4 यूनिट हो गया मास। मास तो आपको 4 टाइम ही रहेगा, लेकिन चार्ज जो रहेगा वो 2 टाइम रहेगा वो प्रोटॉन। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्या बोलोगे आप, व्हाट कैन यू से, यू कैन से दैट इन अल्फा पार्टिकल mass of alpha particle is 4 times of mass of proton and charge of alpha particle is 2 times of charge of proton। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, याद रखनी है ये। अल्फा पार्टिकल जो है, एक अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट लेना है आपको सारी चीजें। जैसे इलेक्ट्रॉन का आपने जो मास नेग्लिजिबल लिया था तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट लेके किया था। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो चार्ज है वो 2 टाइम ऑफ प्रोटॉन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। And charge of alpha particle, 2 times of charge of proton, 2 टाइप ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल जब भी आए बेटा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। अल्फा पार्टिकल इज ए, सीधा पूछा जाएगा व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल इज डाई पॉजिटिव हीलियम आयन और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो मास और चार्ज भी प्रोटॉन के कंपेयर में याद रखना है, कंपैरिजन में। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देन हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में या पूछे जाते हैं, वो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। फिर हमारे देखो, आप ट्राई करना पहले, कॉपी पेन अगली क्लास से मेरी कॉपी पेन आपने साथ लेके ही बैठना है उसमें हमेशा। तो जैसे क्वेश्चन लिखा, अरेंज द following species in increasing charge to mass ratio। स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग चार्ज टू मास रेशियो। कैसे करेंगे बेटा, जरा सोल्व करो, ट्राई करो ये, फिर नहीं तो अदरवाइज मैं बताता हूं आपको। पहले अल्फा पार्टिकल आएगा। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल आएगा, मतलब बड़े में या छोटे में? इंक्रीजिंग बता रहे हो बेटा या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग।
देखो इसमें बेटा, आप मैथमेटिकली इसको सोल्व कर रहे हो तो आपको क्या निकालना है, हर किसी का चार्ज टू मास रेशियो निकालना है। तो देखो चार्ज टू मास रेशियो आप ऐसे सोचो ना इसको, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर निकालना है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, फिर निकालना है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, फिर निकालना है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब मैथमेटिकली जरा सोचो कि न्यूट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है बेटा, न्यूट्रॉन के लिए क्यू की वैल्यू 0 होगी ना, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज 0 है तो कितना भी मास ले लो तो उससे मैथमेटिकली क्या फर्क पड़ता है, ये 0 आ गया तो 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, क्या बताएंगे बेटा, इन्फिनिटी। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास 0 लेते हो आप, अप्रोक्सीमेट 0, नेग्लिजिबल करते ही हो आप, ऐसे लिखते हो आप। अब ये सिंबल आते हैं, अगर आपको यही यूज था बेटा एप्लीकेशन, कंपटीशन में एप्लीकेशन यही था कि ई का अगर आपको कंप्लीट सिंबल आते तो अपने आप होता जाता है क्वेश्चन। तो ई ये -1, तो इसका ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का मास 0 है। किसी चीज को 0 से करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ये देखो, तो इसमें Q0 है तो चार्ज टू मास रेशियो निकाल लो, इसमें M0 है तो चार्ज टू मास रेशियो निकाल लो। अब देखो आपके पास अब दो चीजें रहेगी, ये QM प्रोटॉन का, ये QM अल्फा पार्टिकल का। तो इसमें तो क्लियर है, देखो QM अगर इसको मैं उसकी टर्म में ले जाता हूं, अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन की टर्म में, तो प्रोटॉन में देखो चार्ज कितना आएगा प्रोटॉन की टर्म में, इसका चार्ज QP है तो इसका चार्ज अल्फा का चार्ज मैंने बताया था 2 टाइम्स ऑफ चार्ज, और मास देखो 4 टाइम बताया था अल्फा पार्टिकल के लिए, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स। तो ये भी तो क्लियर हो गया कि इसके QM से ये हाफ रह जाएगा 1/2, तो अल्फा पार्टिकल का जो होगा प्रोटॉन से हमारे पास कम हो गया। अब बताओ चारों क्या ऑर्डर आया बेटा, सबसे ज्यादा बताओ किसका आया, इन्फिनिटी किसका आया, इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी। जब बेटा किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, ये तो क्लियर ही हो गया कि ये तो आ गया इन्फिनाइट। क्लियर हो गया ना ये। पार्टिकल और न्यूट्रॉन का बेटा 0 हो गया, अगर 0 है उसको किसी चीज से भी डिवाइड करें तो ये कितनी वैल्यू रहेगी, 0, है ना। तो अब हमें आंसर निकल आया ना। कंपटीशन में देखो अब ऐसे वैसे कैलकुलेट करते तो कितना लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन। अब हमें क्या बड़ा इजी हो गया, हमने कुछ वो वाले जो बेसिक पढ़े थे वो यूज कर लिए तो हमारे लिए बड़ा इजी हो गया। तो हमें ये क्लियर पता लग गया कि चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम किसका आएगा, 0 मतलब न्यूट्रॉन का, और सबसे ज्यादा किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। अब बीच में कौन रह गए, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल आधा आ रहा है, 1/2, हाफ आ रहा है 1/2, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल कम आया और उससे ज्यादा आ जाएगा प्रोटॉन। पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आप पहले तैयार कर लो और बाद में याद कर लो बेटा, सीधा यही तो पूछा जाना है। या इसका उल्टा पूछ लेगा, चार्ज टू मास की बजाय मास टू चार्ज पूछ लेगा आपसे। तो अब आप याद रख लेना हमेशा कि चार्ज टू मास रेशियो क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम में, तो आपको मिलेंगे। तो न्यूट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम, उसके बाद अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा यहां तक, किसी को कोई डाउट? तो इसमें मस्ट क्या है, ये सिंबल जो मैंने अभी बताया आपको बेटा, ऊपर जो आपको ऊपर उन सिंबल और उन सिंबल के मतलब वो कोड याद हो जाएंगे आपको, तो आपके लिए इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सोल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने यहां पर ये वाले सिंबल जो बताया आपको, और उन सिंबल का मीनिंग आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 - 1 मतलब ई मतलब मास, 0 मतलब नेग्लिजिबल मास और चार्ज यूनिट। प्रोटॉन मास भी यूनिट और चार्ज भी यूनिट। न्यूट्रॉन चार्ज 0 लेकिन मास आपका यूनिट आएगा। एक्चुअल वैल्यू वो आपको कुछ आइडियाज रहता ही है और उस तरीके से आप कर भी सकते हैं। वो सिर्फ उसमें क्या है कि यूनिट चेंज कर देगा, तो मीटर की बजाय सेंटीमीटर में कैसे देना है, ये क्या करना है आप। तो मेरे अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो अभी तक मैंने किया उतना रिपीट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठा रहा हूं मैं। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन। आंसर दोगे? हाँ, इसके Yes, अलावा हो तो प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. बट अगर एग्जामिनर टेल्स अबाउट द ओनली न्यूक्लियन, देन व्हाट विल बी योर आंसर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड यू नो, ये तो मैंने उसमें नहीं लिखा है कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, ये तो याद होगा आप लोगों को. चैडविक, जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो किया था जेम्स चैडविक ने किया था. पहले ज्यादा पूछा जाता था, आजकल इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है. आजकल अभी इन कई 5-7 सालों में नहीं पूछा जाता है. तो इसके बाद देखो, ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ कि एक एटम कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनका क्या मीनिंग्स रहता है. अब इसका जो बेटा डिस्कवरी हुआ था, वो डिस्कवरी जो है हिस्ट्री के थ्रू हुआ है आपका. पहले, सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया. तो इनमें से आपको क्या है कि हिस्ट्री में हमारा जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वो हमारा बोहर्स थ्योरी है. बोहर्स थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ आपको आइडिया दे देता हूं. तो हिस्ट्री, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हिस्ट्री अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एटम. वैसे एटम जो नाम दिया था वो डाल्टन ने दिया था. एटम जो था बाई डाल्टन था. लेकिन एटम का पहला जो आइडिया दिया गया था, फिर फर्स्ट मॉडल जो था वो थॉमसन मॉडल था. तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ध्यान रखना, अब हिस्ट्री है, कोई काम की चीजें थी नहीं उसमें. थॉमसन मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं. सेकंड जो था, सेकंड फिर आपने रदरफोर्ड था. तो ये ध्यान रखना, ये काफी पूछा जाता है. रदरफोर्ड मॉडल ये मेन है. इसको जो था, इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया था इसने. डिस्कवरी ऑफ, आपसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए, देन रदरफोर्ड देंगे. और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और जिस एक्सपेरिमेंट से किया था उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इसमें आपने ये थोड़ा पॉइंट्स ध्यान रखने, बट यहां से हम मेनली स्टार्ट करेंगे. ये ए लिया है तो बी ले लो. ये तो मेन जो था, यहां से बोहर से लेनी है, बोहर्स थ्योरी. तो इसने, बोहर्स ने जो सबसे पहले दिया है, इसका वर्क है ये हमारा यहाँ एग्जाम में, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है काफी सारी प्रॉब्लम्स. तो बोहर्स थ्योरी जो दिया गया था, वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया गया था. फर्स्ट पॉइंट दी है. बोहर थ्योरी जो था, बोहर थ्योरी बेस्ड ऑन प्लैंक्स थ्योरी. प्लैंक की थ्योरी पर बेस्ड था. और ये जो था एप्लीकेबल जो था, एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस. उसने तो हाइड्रोजन को बेस लेके किया था, लेकिन कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम या आयंस होता है, उस पर एप्लीकेबल हो सकता है. मतलब प्रोटॉन कितना भी हो सकता है. आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि इलेक्ट्रॉन आपका 1 होगा, प्रोटॉन आपका कितना भी हो सकता है. जैसे एज एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है. हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो. यहां जितना हो उससे 1 कम कर दिया. जैसे लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो. Li2 पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल होगा. मान लो मैं सोडियम लिख दूं बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होगा आपको 11, तो सोडियम के कौन से आयन के लिए एप्लीकेबल होगा ये? 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव एटसेट्रा, कितना भी हो सकता है. मतलब इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, प्रोटॉन Z का वैल्यू कुछ भी हो, बट इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो आपका 1 होना चाहिए. उसके लिए बोहर का मॉडल एप्लीकेबल रहेगा. और दूसरी बात यह है कि इसने बोहर थ्योरी जो अपना दिया, वो कुछ पोस्टुलेट्स के बेस पे दिया है बोहर थ्योरी. तो उन पोस्टुलेट्स हैं, वो पोस्टुलेट्स थोड़ा ध्यान से देख लो आप.
पोस्टुलेट्स देखो, फर्स्ट उसने क्या बोला था, कहता है न्यूक्लियस में कितना भी प्रोटॉन हो लेकिन उसके सराउंडिंग एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है, और जिस प्लेस पर करता है वो आपके सर्कुलर पाथ होते हैं और फिक्स एनर्जी होती है और फिक्स प्लेस होते हैं। तो उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब उसने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, वो कहता बस अराउंड द न्यूक्लियस। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था उसका। उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। कहता है उनकी जगह फिक्स है और वो सर्कुलर घूमते हैं और उनकी एनर्जी फिक्स रहती है। और इसने इसको बोला, जो ये फिक्स एनर्जी पाथ बोला, इनको हम बोलते हैं एनर्जी, जो होता है इसको एनर्जी लेवल या मेन शेल। और यहां उसने नाम दिया था बोहर ऑर्बिट। आगे चल के बेटा एक वर्ड पढ़ेंगे ऑर्बिटल, लेकिन उसने जो नाम दिया था वो दिया था ऑर्बिट। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। उसको हम बोलते हैं मेन शेल और ऑर्बिट बोलते हैं। ये ऑर्बिट कैसे होते हैं, उसने कुछ क्या आइडिया दिया, बिकॉज पोस्टुलेट्स थी। तो उसने बोला कि सपोज आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखो, अब ध्यान रखना बेटा, एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का चार्ज सपोज ई है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है ई। एक प्रोटॉन का चार्ज ई होगा तो 2 प्रोटॉन का चार्ज 2e होगा, 3 प्रोटॉन का चार्ज 3e होगा, z प्रोटॉन होंगे तो ze हो जाएगा। तो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो है Ze। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन। सपोज चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज E, तो 2 प्रोटॉन होंगे तो 2e, 3 प्रोटॉन होंगे 3e, Z प्रोटॉन होंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा Ze। उसने बोला प्रोटॉन कितना भी हो सकता है, बट बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके कुछ सर्कुलर पाथ हैं, फिक्स पाथ हैं। ऐसे सपोज ये सर्कुलर पाथ है, फिर ऐसे सर्कुलर पाथ है, उसमें घूमता रहेगा, फिर ऐसे सर्कुलर पाथ है, और इनकी एनर्जी बड़ी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन इनमें घूमेंगे। तो ये पाथ जो है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी है, इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और इनको बोलते हैं भाई फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। और कहता है एटम कहां तक जाएगा, कहता है कि जहां तक भी जा सकता है एटम, जहां जाके खत्म हो जाएगा। एक जगह ऐसी आएगी कि एटम का साइज हम फिक्स मान लेंगे और उसको बोल देंगे n इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो जैसे आपसे बेटा पूछा जाए, अब अपने कंफ्यूजन सारे हटाते जाना, अब स्टार्ट हो चुका है काम, कि आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना होता है, तो आप बोलोगे कोई भी एटम हो उसमें टोटल ऑर्बिट इन्फिनाइट होते हैं, टोटल ऑर्बिट इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो जैसे कोई भी एटम हो, इवन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ऑर्बिट खत्म है। जब एटम खत्म हो जाता है उसको लास्ट ऑर्बिट बोलते हैं, n इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो उसने क्या बोला कि जैसे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिट का मतलब जहां पर जाके जो होगा एटम खत्म हो जाएगा। तो इसके n इज इक्वल टू 1 को शेल नाम दिया था, जो ऑर्बिट नाम दिया था उसने नाम दिया था k, और यू नो वेरी वेल, उसने बोला था k शेल। दूसरे को दिया था l, m, n, ऐसे करके वो चलता गया था, और लास्ट वाला इन्फिनिटी किसी भी एटम में। तो देखो यहां पर इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी डेफिनेट एनर्जी होगी, डेफिनेट एनर्जी होगी, और डेफिनेट एनर्जी होगी तो एनर्जी से ही रिलेटेड बेटा होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पहला देखो प्रॉब्लम में, इधर प्रॉब्लम जो है साथ की साथ बनाते जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम, एग्जाम में पूछ ले इन एन एटम, इवन चाहे कोई सा भी एटम हो, इवन हाइड्रोजन हो, क्या आंसर दोगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन एटम। आंसर क्या देना है हमेशा आपने, इन्फिनाइट। किसी भी एटम में इन्फिनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट।
अब पॉइंट आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्राउंड स्टेट में, मतलब जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा फर्स्ट वाले ऑर्बिट में रहेगा, अब एनर्जी दोगे तो सेकंड थर्ड जा सकता है ऊपर आगे KLMN में, इसका मतलब ऑर्बिट तो है उसमें लेकिन वो खाली है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो एटम से बाहर निकल जाएगा और आयन भी बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर इन सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी पर घूमता है तो 2 पॉइंट आती है बेटा। अगर उसकी एनर्जी फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होना चाहिए। तो उसने फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया, कहता है जो एंगुलर मोमेंटम है, फिर दूसरी पोस्टुलेट की फॉर्म में भी दिया उसको उसने। सेकंड पोस्टुलेट उसने बोला कि किसी जगह, हर जगह पे ऐसे ऑर्बिट नहीं बनेंगे, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। उसने कहता है कुछ खास जगह पे ऐसी इस तरह की जगह बनेगी, और उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया। उसने बोला इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only those orbit whose angular momentum is nh upon 2 pi। nh/2 पाई कहता है ये मैथमेटिकली ये ऑर्बिट जो है, बिकॉज एनर्जी फिक्स है तो फिक्स एनर्जी कुछ कुछ जगह पे बनेगी, और वो कहां बन सकती है जहां पर एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज nh/2 पाई। कैसे देखो कहां इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, वो ऑर्बिट कहां बन सकता है। तो अब थोड़ा फिजिक्स की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा, मोमेंटम समझते हो, मोमेंटम क्या होता है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूं, व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम बेटा कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लो आपने एक पत्थर उठाया, एक स्टोन उठाया, उस स्टोन का कुछ मास होगा m। अगर उस मास को मैं सीधा स्ट्रेट फेंक देता हूं इधर, तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। तो कोई भी मूविंग पार्टिकल के मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये होता है मोमेंटम, mv होता है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन अब यही पार्टिकल अगर आप क्या करो, किसी सेंटर पॉइंट के सराउंडिंग घुमाओ ऐसे, तो एंगल बनते जाएंगे। ये पार्टिकल ये रहा, इस सेंटर पॉइंट के सराउंडिंग ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसी को बोल देते हैं कि क्योंकि एंगल बनते जाएंगे डिफरेंट, एंगुलर मोमेंटम। सीधा ना जाके किसी एंगल पर घूमते रहते हैं, साइकिल में घूमते रहते हैं, दैट टाइम ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। ये थोड़ी फिजिक्स की बात हो गई। तो एंगुलर मोमेंटम में आपको क्या करना पड़ेगा, जो m और v है उसको r से भी, एंगुलर मोमेंटम को j से लिखते हैं, इसको mv मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, जिस रेडियस पर वो घूम रहा है किसी सर्कुलर पाथ पर, तो एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाता है। तो मैथमेटिकली ये क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जे से लिख दो, mvr से लिख दो, इजिकल टू क्या आएगा वो आपका हमेशा nh/2 पाई। मैथमेटिकल रिलेशन आएगा nh/2 पाई। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को जे भी लिख सकते हो या mvr भी लिख सकते हो। तो जे और mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। n यहां पर क्या है, ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर होगा तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर हो सकता है। हेयर n इज ऑर्बिट नंबर। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हुई बेटा कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, सपोज एक एटम में ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, उसमें एक प्रोटॉन का चार्ज E, तो Z प्रोटॉन का चार्ज ZE, और उससे R रेडियस पर, क्योंकि R चेंज होने से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, R रेडियस पर सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इस एंगुलर घूमेगा तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा, जिसको आप बोलोगे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। R रेडियस के साथ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बनेगा इसका। लेकिन वो उसी जगह पे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बनेगा, इलेक्ट्रॉन उस जगह घूमेगा जहां पर ये सिंपल मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ n हो, ऑर्बिट नंबर n मतलब 1 से लेके 2 3 से लेके इनफिनाइट होना चाहिए। और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो आपका nh/2 पाई है,
उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन आपका घूमेगा। तो इससे क्या जगह बता सकते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है एंगुलर मोमेंटम से? कैसे कि अगर मैं सपोज आपको ये बोलता हूं, सिंपली देखो अब अब फर्स्ट वाली पोस्टुलेट को क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड वाली पोस्टुलेट से अटैच करते हैं अपने। सपोज मैंने आपको बोला ये न्यूक्लियस है सेंटर पॉइंट पे, ओके, इट्स ओके, दैट इज द न्यूक्लियस, दैट इज द फर्स्ट ऑर्बिट, ये घूम रहा है ऐसे, पूरा पूरा नहीं बना रहा मैं, थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूं। ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो बेटा यहाँ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई है ना, तो NH अपॉन 2 पाई है तो कितना हो जाएगा? 1H अपॉन 2 पाई। तो सेकंड वाले के लिए 2H अपॉन 2 पाई, थर्ड वाला है n इज इक्वल टू 3 तो 3H अपॉन 2 पाई। तो आप किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, इंफिनिटी है तो इंफिनिटी H अपॉन 2 पाई। एक चीज और याद रखनी है, कई बार हम जो है एग्जाम में देखते हैं H अपॉन 2 पाई को H बार से नोट लिख देता है, तो H बार लिखा हो तो H अपॉन 2 पाई के बराबर ही होगा। H अपॉन 2 पाई है, दैट्स ओके। H बार लिखा हो तो भी आपने H अपॉन 2 पाई कंसीडर करना है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया, अब एग्जाम में कैसे पूछेगा वो कहेगा, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आपने आंसर देना है अगर टॉपिक क्लियर कर लिया तो। व्हाट इज द orbit angular momentum of M shell of an atom? तो बताओ बेटा क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम M shell of an atom? MH by 2 pi. ये LMN होता है ना इसे, तो n की वैल्यू हमें पता है, इसके लिए k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो हमें तो ये चीज आ गई, n की वैल्यू आ गई। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या लिखोगे? 3H अपॉन 2 pi. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर जो होगा वो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। थर्ड शेल में मैथमेटिकल वैल्यू आनी चाहिए 3H अपॉन 2 पाई। सेकंड देखो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे दे देता हूं, कैलकुलेट द डिफरेंस of orbit angular momentum in L shell and N shell of given atom. Calculate the difference of orbit angular momentum in L shell and N shell of given atom. L M N H by 2 pi. 2H by 2 pi H by pi. हाँ, 2H अपॉन 2 पाई H बाई पाई। तो वेरी सिंपल, अगर आप वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी फिर आपका स्पीड भी इंक्रीज होता जाएगा। देखो L है, L वाले के लिए कितना आएगा? L के लिए वैल्यू 2H अपॉन 2 पाई, 2H by 2 pi. और N वाले के लिए कितना आएगा? 4H by 2 pi. 4H 2 पाई। मुझे तो डिफरेंस लेना है दोनों का, तो 4H अपॉन 2 पाई 2H अपॉन 2 पाई माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2H अपॉन 2 पाई। 2H upon 2 pi. अब आंसर देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ तो वो दे देगा 2H अपॉन 2 पाई, ये भी ओके है ना। यहाँ क्या लिख देगा? 2H बार, ये भी तो ओके है। H by pi. H अपॉन 2 पाई को यही बोलते हैं अपने। यहाँ वो सिर्फ लिख देगा H अपॉन पाई, ये भी ओके है। तो जैसा ऑप्शन हो उस हिसाब से हम कर लेंगे। Yes, sir. तो सेकंड टाइम उसने क्या बोला? फर्स्ट टाइम तो बोला उसने कि फर्स्ट पोस्टुलेट था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी में घूमता है। अब एनर्जी फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स होगा। हर एक शेल का अपना एंगुलर मोमेंटम होगा NH अपॉन 2 पाई। दूसरा पोस्टुलेट्स आ गया। ये दोनों चीजें ये क्या शो करती हैं बेटा कि इसका मतलब जो एनर्जी
हाँ बोलो. Yes, tell. Do you asking something? हाँ, तो देखो पहले पॉइंट में एनर्जी वो कह रहा है फिक्स रहेगा या एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा. जब कोई चीज फिक्स रहती है तो इसको साइंस की लैंग्वेज में हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं. साइंस की लैंग्वेज में हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं. जैसे सपोज अब तो हम क्या है कि वर्चुअल क्लासेस में देख रहे हैं, अभी तो हम क्या है कि आमने सामने नहीं है. अगर मैं आपकी क्लास में होता, आपको पढ़ा रहा होता, जैसे स्कूल का क्लास याद करो, तो आप लोग क्या है, आप बैठते हो नीचे मेज के ऊपर, तो आप आगे बैग रखते हो, फिर नीचे जो नीचे सीट होती है उस पर बैठते हो, फिर आगे फिर पीछे बैग रखते हो, फिर नीचे बैठते हो. तो आपकी देखो स्पेस दोनों के बड़े फिक्स हैं कि बैग रखने वाला जगह फिक्स है कि भाई यहाँ बैग रखा जाएगा, फिर यहाँ बैठा जाएगा, यहाँ बैग रखा जाएगा. जब इस तरह से कोई चीज फिक्स हो जाती है किसी चीज की, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्लास में क्लास ले रहे हो, जहाँ बैग है वहां खुद बैठ जाओ और पीछे वाली जगह पे बैग रख दो, तो वो सही नहीं होगा. तो जो फिक्स होता है इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में, इन एनी एटम, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आर क्वांटाइज्ड. इसलिए इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी बोला जाता है इसको. तो आप ये साइड में पॉइंट दे सकते हैं नॉलेज के पॉइंट में. एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर एटम्स आर क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स, तो उसको आप क्वांटाइज्ड कर सकते हैं. फिर पॉइंट ये आया, साइंटिस्ट लोगों ने ये पूछा कि ठीक है आपने ये बताया कि भाई न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्व हो रहा है और वो फिक्स जगह पे रिवोल्व होगा और जो है उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा. बट हमारी फिजिक्स, उस टाइम की फिजिक्स, जिस टाइम ये मॉडल दिया गया, तो उसमें फिजिक्स ये कहती है कि भाई अंदर आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, बाहर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट होना चाहिए अंदर प्रोटॉन की तरफ. तो अंदर की तरफ वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता एटम? तो इस चीज को फिर उसने फिर एक्सप्लेन किया अपनी थर्ड पोस्टुलेट से. उसने क्या बोला? क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रहा क्लियर. कोई बोल रहा था? हेलो सर. स्क्रीन नहीं आ रही है. कुछ कहना? हेलो. हाँ सर स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको, वो हट गई है सर. स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ेगी दोबारा आपको, हट गई है वो. हाँ 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 कर रहा हूँ. ये सर आ गई. हाँ बेटा, अब देखो तीसरी चीज क्या है कि भाई अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट होना चाहिए था, फिर बैलेंस कैसे रहता है? तो उसने एक कॉन्सेप्ट और दिया. उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन इज revolved in an orbit of fixed energy. मतलब जब तक अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं आएगा उसकी एनर्जी में. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी ड्यू टू द बैलेंसिंग ऑफ टू अपोजिट फोर्स. तो अपोजिट फोर्सेस बोलते हैं एज, एक को बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स और एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और देखो ये बात क्या है बेटा, कभी आपने रियलाइज किया हो कि मान लो आप क्या करो, एक पेंसिल लो या पेन लो या कोई डंडी ले लो आप लकड़ी की, उसके साथ एक हल्का सा स्टोन आप एक रस्सी से बांध दो और उसको घुमाओ. आप क्या देखोगे कि थोड़ी देर बाद, घुमाने के बाद, छोड़ देने के बाद भी अपने सर्कुलर पाथ पर वो स्टोन घूमता रहेगा, अपने फिक्स पाथ पर घूमता रहेगा. इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो उस जगह पे उसके अंदर वाले फोर्स को बाहर वाले फोर्स से बैलेंस कर देती है. या कभी आपने देखा होगा, जैसे जब आप सर्कस वगैरह में जाते हो तो आप देखते हो अंदर बाइक जो होती है वो अंदर जिसको मौत का कुआं बोलते हैं और बाइक घुमाता है एक बाइकर,
तो वो भी क्या है कि धीरे धीरे उसको ऐसा फोर्स एग्जिस्ट कर देता है कि उसके अंदर उसका बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स और सेंटर पर लगने वाले फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, जिससे क्या है कि उस जगह पे वो घूमता रहता है। यही चीज उसने क्या है साइंटिस्ट ने यहाँ अप्लाई की। उसने बोला कि वो अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रहता है उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, क्वांटाइज्ड एनर्जी है, और वो अंदर की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका रीजन है। वो क्या कह रहा है, क्या रीजन है ये, कि सपोज ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है, यू नो कि ये जो मॉडल था, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहां पर वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अंदर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, उसमें एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, लेकिन अगर z प्रोटॉन हो जाएंगे तो z ही चार्ज हो जाएगा। सपोज ये आपका, इसको आप कह सकते हो कि टोटल चार्ज क्या है, इस तरफ ले सकते हो Q1। ये आपका टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ले लूंगा तो Q2। तो r डिस्टेंस पर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात, जब ये ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो एक फिजिक्स कहती है कि जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमने पर एक फोर्स और लगेगा, तो एक फोर्स सेंटर के पॉइंट पर लगेगा, ये अट्रैक्शन इधर से इधर की साइड लग रहा है, और जब ये ऐसे घूमेगा तो सेंटर पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा। तो ये जो बाहर की तरफ न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोर्स को बोल रहे हैं हम अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स कूलॉम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और ये बैलेंस जिस जगह पे होगा वहीं वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो बाहर से अंदर वाला जो फोर्स लग रहा है वो कह रहा है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यू नो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपका होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये Q1 और Q2 तो है ना हमारे पास, सपोज इसको Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो Q1 की वैल्यू देखो Ze, और Q2 की वैल्यू एक ही इलेक्ट्रॉन है तो E, तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं उस चार्ज को। तो एक फार्मूला भी बन जाएगा हमारे पास, देन K Ze इंटू E अपॉन r स्क्वायर, और इजिकल टू ये क्या आ जाएगा, m मास है इसका इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी है, r वही डिस्टेंस है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो K Ze स्क्वायर, r से अगर r कैंसिल भी करें, या K Ze स्क्वायर अपॉन r इजिकल, दोनों फोर्स रखने हैं तो आप r स्क्वायर रखो, mv स्क्वायर r के इक्वल होता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो होता है अंदर न्यूक्लियस में नहीं आता और अपनी जगह पे घूमता रहता है, और जब तक अपनी जगह पे घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहेगा, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो। एंगुलर मोमेंटम फिक्स है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स है। हाँ, अगर आपने ये रेडियस चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ लाए या इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ ले गए, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएंगे, तो एनर्जी भी चेंज हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन, अब पहला पॉइंट यही एक बार रुकते हैं अपने इस पॉइंट पर, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन उस जगह पे बैलेंस रहता है जहां पर उसका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फोर्स और खुद रिवॉल्विंग करने के कारण उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस रहते हैं। और ये बैलेंस फोर्स याद रखेंगे K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब आप अब तो ये याद रखेंगे K Ze स्क्वायर, K कांस्टेंट है, K Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये अट्रैक्शन फोर्सेज, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। क्लियर बेटा, चलूं इस पॉइंट से आगे, 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। अब हमारा इसके बाद जो पॉइंट आता है वो यहाँ पर, हाँ बेटा बोलो सर, रिगार्डिंग पूछना, रिलेटेड पूछना इससे अभी, है ना। हाँ। तो सर जब वो ज्यादा प्रोटॉन वाली स्पीसी होती है, जैसे जिसमें 10-12 प्रोटॉन्स है, ठीक है, ठीक है, और उसका कभी आयन बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उस टाइम तो फोर्स ज्यादा हो जाना चाहिए ना बेटा। समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। एंड देखो, अब पॉइंट ये है कि हम ये जो मॉडल स्टडी कर रहे हैं वो किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, है ना। और आपका क्वेश्चन कौन सा आ गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला, तो वहां फिर अलग से देखेंगे ना अपने। क्लियर? ओके सर। तो बेटा देखो, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, वो कह रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा तो फिर एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। फिर एनर्जी कब चेंज हो सकती है, तो कहता है कि ऑर्बिट तो बहुत सारे हैं ना किसी में भी।
अगर ऑर्बिट बहुत सारे हैं, अगर अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा तब एनर्जी चेंज होगा। तो अब पॉइंट आता है एनर्जी चेंज कब होता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड in an orbit, then it does not emit or absorb the energy. But if electron jumps from one orbit to another orbit, then it can emit or absorb energy. मतलब उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस चेंज करो तब एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट हो सकती है। कैसे, सपोज देखो, फिर एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को अपने। सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है, जेड प्रोटॉन है, उसमें टोटल चार्ज इतना हो गया, और ये इसका कोई भी एक ऑर्बिट है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट है। अब सपोज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम यहां इलेक्ट्रॉन है, सपोज इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है, या आपने 2 ही ले लेते हैं इसमें, ये सपोज कह देते हैं, एक बार इसको मैं हटा देता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देखो जंप करके इधर जा सकता है, या यहां पहुंच गया तो वापस नीचे आ सकता है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, कि ये सपोज न्यूक्लियस है, ये एक एनर्जी लेवल ले लेते हैं, लोअर एनर्जी लेवल, मतलब इसको ऑर्बिट ही कह रहे हो, उसका दूसरा नाम हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ये एक ऊपर ले लेते हैं, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहां है, सपोज ये लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये हायर एनर्जी, एन एल का मतलब लोअर, एन एच का मतलब हायर। अब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह इस ऑर्बिट में, मतलब यहां कहीं भी घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको कहीं से एनर्जी दे दी जाए, मतलब एक्साइट कर दिया जाए, तो जब ये अपने ऑर्बिट में रहता है, जहां होना चाहिए वहां होता है, तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अगर इसको एनर्जी अवेलेबल करवा दी जाए, जैसे ही एनर्जी इसको मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ये तो जंप कर जाएगा ऊपर की साइड, लेकिन उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए यहां तक जाने में। तो इस ये जो एनर्जी जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कर रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जब भी होगा, एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो लोअर से हायर की ओर चला जाएगा। लेकिन सपोज यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, यहां से वापस आना चाहता है, तो वापस एनर्जी को इमिट करेगा, तो इसको बोलेंगे इमिशन ऑफ एनर्जी। तो वापस आ जाएगा इधर से इधर। तो ये चीज क्लियर हुई ना, कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाएगा, लोअर से हायर तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और हायर से लोअर में आएगा तो इमिट करेगा, लेकिन एनर्जी गैप जो रहना चाहिए वो इतना रहना चाहिए। तो टोटल एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया, ऊपर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड एन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो ना एनर्जी को एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, बट वो अगर जंप करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी निकलेगी। अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो एब्जॉर्ब करके जाएगा, हायर से लोअर में आ रहा है तो इमिट करेगा। और ये एनर्जी डिफरेंस जो होना चाहिए, बिकॉज इसकी थ्योरी प्लैंक पर थ्योरी पर बेस्ड थी, तो जो एनर्जी जो का डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो सपोज डेल्टा ई है, तो हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ
लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा। तो एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा ई लिख सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू एक्स, हायर एनर्जी को ई एच लिख सकते हैं, हायर एनर्जी लेवल, और लोअर को ई एल लिख देते हैं। 1 2 भी लिख सकते हो, बट मेरा अपना तरीका है आपको काम करवाने का। आप 2 और 1 या 1 और 2 लिख सकते हो। मैं जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको ई एच लिख रहा हूँ, हायर एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी कम है उसको लोअर लिख रहा हूँ। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन आ गया बेटा, देखो हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर, और प्लैंक थ्योरी अप्लाई कर दें तो एनर्जी का ये फार्मूला पड़ा होगा, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो यहां भी तो लगा सकते हैं एच सी बाई लेमडा। अभी देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं अभी मैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, सपोज हम बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी जो बाहर निकलती है, वो एनर्जी जो निकलेगी उसका वेवलेंथ होगा, लेमडा होगा। पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो बाहर निकलेंगे उसका लेमडा होगा। वो डेल्टा ई पर डिपेंड करेगा। जितना दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया देखो इसमें। यहां आप क्लियर करो कि क्या क्या चीजें क्या बनी। डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस आ गया, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट होगा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, हियर एच प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो लाइट जो होगी वो बाहर निकलेगी लाइट। आगे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो काफी चीजें पढ़नी है अभी आपने। वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो बेटा ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, तो लेमडा जो हो गया वो इसके डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जितना दो ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा आएगा, डेल्टा ई जितना ज्यादा होगा लेमडा उतना ही कम होगा, जितना डेल्टा ई कम होगा उतना लेमडा ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन बन गया आपका, तो क्या बोल सकते हो, सो यहां एक बात और बताता हूं मैं आपको, जो ऊपर बात बताई है उसको थोड़ा और यहां क्लियर करता हूं कि एक होता है फोटोन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये भी देखो क्लियर कर लो, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां है, इस जगह पे है हायर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल में, ये है आपका लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंच गया, ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो इसके बीच का जितना एनर्जी डिफरेंस है वो आपकी एनर्जी बाहर निकालेगा, मतलब इमिशन ऑफ एनर्जी होगा। ये जो एनर्जी बाहर इमिट होगी ये छोटे छोटे पैकेट्स में होगी। इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होंगे ऐसे। वो नेक्स्ट क्लासेस जब आएंगी तो मैं पढ़ाऊंगा, वो प्लैंक थ्योरी होती है। तो ये जो बाहर निकल रही है ये इमिशन ऑफ एनर्जी इन पैकेट्स ऑफ लाइट। जो पैकेट्स ऑफ लाइट होते हैं इसको बेटा फोटोन बोलते हैं, फोटोन। और जो लाइट्स का पैकेट बाहर आएगा तो इसका वेवलेंथ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करने से एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होती है। जब हायर से लोअर में जंप करेंगे तो इमिट होगी तो लाइट के पार्टिकल बाहर निकलेंगे, पार्टिकल ऑफ लाइट मतलब फोटोन बाहर निकलेंगे। उन फोटोन का वेवलेंथ होगा लेमडा, लेकिन उन फोटो का वेवलेंथ जो लेमडा होगा, जो लाइट्स होगी उसका लेमडा डेल्टा ई पर डिपेंड करेगा। अब वो लेमडा कितना हो सकता है, मान लो विजिबल लाइट में आ जा सकता है 4000 से 8000। ये लाइट ही तो है, अगर लाइट तो बहुत टाइप की होती है, IR लाइट, ये फिर अगला टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा। अभी लाइट की बात कर रहे हैं अपने, तो फोटोन है। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हो कि डेल्टा ई, ये जो डेल्टा ई है ये तो एटम के अंदर ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है। तो ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना इमिट होने वाले जो लाइट है, जो फोटोन है, उसका लेमडा कम होगा। तो आप ये कह सकते हो वेवलेंथ। अब ये वर्ड ध्यान देना कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट, या फोटोन कह दो, वेवलेंथ ऑफ इमीडिएट लाइट और फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि ये डेल्टा ई, एच सी तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई
1 अपॉन लेमडा आ गया ना। तो वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस of orbit within atom. Wavelength of emitted light मतलब photon is inversely proportional to energy difference of orbit within atom from where electron are jumping. इलेक्ट्रॉन बेटा जंप कर रहे हैं ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर किसी हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो कुछ लाइट बाहर निकलेगी। उस लाइट की कुछ वेवलेंथ होगी, वो डिपेंड करेगी ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस पर। जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतना वेवलेंथ कम आता जाएगा, या जितना एनर्जी डिफरेंस कम आता जाएगा लेमडा जाता जाएगा। आगे चल के पढ़ेंगे, ये हमें लाइट दिखाई देगी जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ एटम बोलेंगे। ये सारा कुछ जो है बोहर ने एक्सप्लेन किया था, तो एटम बोलेंगे। तो हमारे पास देखो जो जो उसने पॉइंट बताए बोहर ने। तो पहला पॉइंट क्या बताया, एट द एंडिंग, मैं आपसे कुछ और बात भी करनी है, तो एट द एंडिंग में एक बार फिर आपको जो आज पढ़ाया मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी चैप्टर करना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे हम एटम कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम में आपने बताना है कि एटम का साइज कितना होगा, न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होंगे उनको क्या बोलोगे आप, और जो पार्टिकल हैं उनके बेसिक जो सिंबल हैं वो कैसे कैसे होंगे। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, तो क्या बता सकते हो बेटा साइज एटम का साइज कितना होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम और रेडियस ऑफ एटम? 10 raised to power minus 10 मीटर बोलोगे बेटा, अदरवाइज 1 एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर में कुछ और आएगा, कंप्लीट बोलना है। आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, मतलब एटम जो होता है उसका साइज एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस बेटा? न्यूक्लियस 1 फर्मी, -15 मीटर, ऑर्डर ऑफ फर्मी, या ऑर्डर ऑफ फर्मी ज्यादा प्रॉपर वे होगा, ऑर्डर ऑफ फर्मी, क्योंकि मीटर है तो सेंटीमीटर भी पूछ सकता है, तो अलग अलग वैल्यूज पूछा जा सकता है। क्लियर है ना बेटा? ये फिर वो सिंपल सी चीजें थी कि भाई न्यूक्लियन होते हैं, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियन बोलते हो, बाहर पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों को मिला करके कलेक्टिवली नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल। एंड बट देयर वन थिंग मोर जो आपके लिए है वेरी स्पेशल फॉर टू यू, कि यू मस्ट लर्न द सिंबल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखोगे आप? 0e-1, जो ऊपर लिखते हो आप वो मास को रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे लिखते हो वो आप चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। E0-1 मतलब 0 का मतलब नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन और चार्ज। इसी टाइप से प्रोटॉन को कैसे लिखोगे बेटा? मेरी लैंग्वेज में आंसर देना, P11, या 1p1 मतलब यूनिट चार्ज और यूनिट मास। न्यूट्रॉन को कैसे करोगे बेटा? 1n0। इसका कोई चार्ज नहीं होता, इट मींस। फिर मैंने इस पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया कि चार्ज टू मास रेशियो, काफी जो है प्रोपिशियस एग्जांपल एंड जो है पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है ये, कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्ट ही याद कर लिया आपने। सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका आया था? इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 लिया था हमने। सबसे कम किसका था? अल्फा। नो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 था ना, तो न्यूट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो 0 है, तो 0 तो मतलब खत्म ही हो गया। हाँ, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में किसका ज्यादा बताया था? प्रोटॉन का कितना ज्यादा था चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का? दुगना था, ट्वाइस था बेटा, ट्वाइस था। तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे कंपटीशन में क्वेश्चन। फिर हमने स्टार्ट किया भाई कुछ पुरानी थ्योरीज, हिस्ट्री एटम की। तो पहले जो है थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने आपका न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस तो आंसर क्या देंगे? रदरफोर्ड। फिर मेन आया आपका बोहर। तो बोहर में हर जगह क्वेश्चन है, बोहर में हर जगह क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये किसकी थ्योरी पर बेस्ड है, तो आप देखते हो इसका हाँ एच आ रहा है, हर जगह एच आ रहा है, तो इसका मतलब प्लैंक्स थ्योरी है। दूसरा है कौन सी वाली स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है,
सिंगल इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन species. One electron atom. वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। उसने तो हाइड्रोजन के लिए काम किया था, लेकिन जितनी भी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उस पर हम इसमें यूज कर सकते हैं। प्रोटॉन कितना भी हो, प्रोटॉन डजंट मैटर, प्रोटॉन कितना भी हो, बट इलेक्ट्रॉन वन होना चाहिए। फिर उसने उस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दी। पोस्टुलेट्स का मतलब है उसने अंदाजे लगाए कि भाई कैसा कैसा हो सकता है। तो उसने पहला क्या बोला कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिट में घूमता है, वो ऑर्बिट फिक्स्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं और उनकी एनर्जी फिक्स होती है। एनर्जी फिक्स है तो क्वेश्चन आया कि भाई मोमेंटम भी फिक्स होगा, बिकॉज सर्कुलर है तो एंगुलर मोमेंटम कितना आया था, एंगुलर मोमेंटम किसी का भी NH upon 2 pi. 2 pi. एंड हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट विद इन एन एटम? Infinite. Even examiner is asking about the hydrogen atom. You know बेटा कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ कौन से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 में ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्बिट 1 है उसमें, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, वो इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर सकता है, इनफिनाइट तक जा सकता है वो। देन फिर उसने बोला कि भाई वो अपने फिक्स, जब अपने ऑर्बिट में रहता है तो अपनी एनर्जी फिक्स रखता है। अब अपनी एनर्जी फिक्स रखता है, एनर्जी फिक्स रखने के लिए कैसे उसने बताया कि बताया भी वो क्वांटाइज्ड वैल्यू है, अपने ऑर्बिट फिक्स रहेगा क्योंकि अंदर का फोर्स बाहर के फोर्स से बैलेंस रहता है। तो ये दोनों फोर्सेस के क्या क्या नाम थे? सेंट्रीफ्यूगल force and Centrifugal attractive Force. अट्रैक्शन फोर्सेस, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल। कूलम्बिक फोर्स कितना था बेटा? बाई आर K upon R square. स्क्वायर और mv स्क्वायर अपॉन r तो होता ही है सेंट्रीफ्यूगल। फिर उसने बोला फिर एनर्जी चेंज कब हो सकती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो लास्ट वाला है। एनर्जी चेंज तभी हो सकती है जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप orbit change करता है। करे, लोअर से हायर में करेगा तो एनर्जी दोनों बेटा, लोअर से हायर भी और हायर से लोअर भी। लेकिन बस फर्क ये है कि जब लोअर से हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा और हायर से Emit करेगा। और जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा वेवलेंथ उसका वेवलेंथ कम होगा। बट बात ये बताना कि वेवलेंथ किसका होता है? Emitted light. एमिटेड लाइट का, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ नहीं है ये, आगे चल के डी ब्रोगली में इलेक्ट्रॉन का भी पढ़ेंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ नहीं है, ये है जो लाइट एमिटेड या एब्जॉर्ब होती है उसका वेवलेंथ। लेकिन डिपेंड करता है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है उनकी ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस। क्लियर? Yes sir. मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपसे कुछ बात की थी, मैंने कहा था मैं एंडिंग में कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, एक सिंपल सा और क्लियर सा पॉइंट ये है कि आपका एक ड्रीम है। अब अगर आप इस ड्रीम को क्लियर करना चाहते हो, मतलब ड्रीम है और ड्रीम में कहूंगा कि ये डिजायर है आपका कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, और डिजायर करने से काम नहीं चलेगा। डिजायर देखो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सीट जिन लोगों को मिलती है जो डिजर्व करते हैं। यस। अब डिजर्व करने के लिए क्या करना है, बस इस पॉइंट पर आपको फोकस होना है। और इसका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्लेयर आप खुद ही हैं, आप खुद ही आंसर है हर क्वेश्चन का। इसमें देखो पहला पॉइंट काम करेगा बेटा आपका कि आपने जो चीजें हैं वो लर्न की हैं, कितनी याद की हैं। ठीक है, हर कोई बच्चा करेगा। तो पहला पॉइंट करना ही करना है कि भाई अगर जो टीचर चीजें आपको करवाता है, जितनी चीजें आपको करवाई जाती हैं, आपको सबसे पहले याद करनी है। अगर यहीं पीछे छूट गए तो डिजर्व में नहीं आओगे आप। तो सबसे पहला पॉइंट, और ये तभी हो सकता है बेटा, डेली का काम डेली निपटाओगे तभी ये हो पाएगा। और याद करना है, रीड नहीं करना, उसको याद करना है। याद करने के बाद काम यहाँ तक खत्म नहीं होगा बेटा। जैसे ही आप चीजें याद करोगे तो पॉइंट आएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी, अभी मैंने पहले लिखवाया फिर आप लोगों से पूछा। तो याद करने के बाद आपको याद रखना है कि आपको कितना याद रहता है। लर्निंग कितनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट तब होगा जब आपसे कोई पूछता है क्वेश्चंस, उसका आंसर देते हो तो आप उसको परफॉर्म कैसे करते हो। परफॉर्म टाइम ड्यूरिंग,
3 बातें कर लेना बेटा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले जितनी चीजें हैं वो आपने सारी याद करनी है और याद रखनी है। याद तो हर कोई कर लेता है। मान लो आज मैंने ये क्लास कर दी ना आपकी, मैं कभी भी पूछूं आपसे तो आपके सारे आंसर आने चाहिए और विद टाइमिंग आने चाहिए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम, आप बहुत सारी मेहनत करते हो, सब कुछ याद कर लेते हो, याद रहता भी है, लेकिन अगर आपको 1 घंटे में 1 आवर्स में 45 क्वेश्चन करने हैं केमिस्ट्री के, तो क्या 45 में परफॉर्म कर पा रहे हो? इसके लिए आप डिपेंड रहोगे प्रैक्टिस पर, और इसमें सारा आपका हेल्प करेगा आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ काम करते हो। आपको जैसे डीपीपी मिलेंगी, उसको आप डेली करो, आपको मॉड्यूल मिला है उसको डेली करो, तो आप जैसे मैंने बोला कि आप खुद एक गारंटी रहेंगे कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कहीं पढ़ लें, डजंट मैटर, अगर ये चीज कर ली हमने तो आपका सिलेक्शन क्लियर है। तो आप हमेशा क्लास में रेडी रह के आएंगे, रेडी होके आएंगे, पिछला आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस भी आएगा। ऐसा होता है स्टार्टिंग में तो हम जोश दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ना चीजें फिर डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, तो वो नहीं करना। तो परफॉर्मेंस हमेशा आपका बेटर होना चाहिए। आप देखते हो ना प्रोग्राम वगैरह, डांस प्रोग्राम देखते हो, कितनी तैयारी करके आते हैं लोग, लेकिन नहीं कर पाते तो बाहर हो जाते हैं। बस वही चीज है, जब भी पूछा जाए, जितना पूछा जाए ठहरा हो, तो आप उसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा। क्लियर बेटा? कोई और पूछना चाहता है? डू यू एनी डाउट? डू हैव यू एनी डाउट? कैन आस्क, अदरवाइज आई एम लीविंग योर फर्स्ट क्लास। सर अभी जो आपने पढ़ाया ये पीडीएफ मिल जाएगा? ये तो आपका सारा अवेलेबल होगा, लेकिन बेटर ये है कि जब पढ़ते हो तो आप साथ के साथ नोट्स करो। नोट्स करने से क्या होगा कि ज्यादा याद रहता है, दिमाग में ज्यादा रहता है। वो आपको मिल जाएगा, सारा अवेलेबल होगा, आपका मटेरियल सब मिलेगा आपको। हो सकता है उसमें अलग तरीके से दिया हो, ये मेरे नोट्स अलग तरीके से हो, सीक्वेंस अलग हो, है ना? तो ये नोट्स तो जरूर बनाने हैं आपको। सर मैं अभी समझा दूंगी। ठीक है बेटा। कोई लीव मत करना अभी। हाँ मधु, इनको सारी चीजें ना एक्सप्लेन कर देना। जी जी ओके। ओके बेटा, थैंक यू। नाउ आई एम लीविंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।